Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल में हम PhD एडमिशन रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियो चेक कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो टाइम पे रिसर्च प्रपोजल या फिर एसओपी जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं उसको पूछते हैं अपलोड करने के लिए। तो एसओपी जो कैसे लिखना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल। तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल होता क्या है? तो रिसर्च प्रपोजल होता है कि a proposal should present your idea or question and expected outcome with clarity and definition। तो रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका रिसर्च का जो आइडिया है, आपके जो क्वेश्चंस है उसको एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा उसकी क्लैरिटी और डेफिनेशन देता है। तो आपको फर्स्टली इसको लिखने के टाइम पे आपको ये क्वेश्चन पूछना है व्हाट। तो व्हाट आइडिया यू हैव इन योर माइंड। सो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है पीएचडी के टाइम पे कि आपको कैसे लिखना है, तो वो टाइम पे आप आपका एमटेक का बीटेक का प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो, उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इट शुड आल्सो मेक अ केस फॉर व्हाई योर क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट एंड व्हाट वैल्यू इट विल ब्रिंग टू योर डिसिप्लिन। तो जो भी आपका रिसर्च एरिया है तो उसको आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इट विल ब्रिंग टू योर डिसिप्लिन। मीन्स आपके डिसिप्लिन में वो कौन सी वैल्यू देगा, ये क्वेश्चन आपको पूछने हैं। ठीक है। फिर थर्ड है व्हाट इट शुड डू इज अ आंसर द क्वेश्चन। मीन्स यहाँ पे व्हाट इट शुडंट डू मीन्स क्या नहीं कर सकता है, और ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि इसमें क्या रिसर्च गैप है, कौन सा रिसर्च होगा इससे, इसका आउटकम क्या होगा, ये सब डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली रिसर्च प्रपोजल होता है कि इसमें आपको जो भी रिसर्च आइडिया है उसको आपको क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन के साथ लिखना है। उसमें ये भी लिखना है कि ये वैल्यू क्या देगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये टॉपिक चूज करने के पीछे आपका, और इसके प्रोज और कॉन्स आपको देने पड़ेंगे। फिर आता है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो रिसर्च प्रपोजल सिग्निफिकेंट बिकॉज another reason is why it is formally outline your intended research। जो भी आपका रिसर्च है उसको वो एक्सप्लेन करेगा कि कैसा आपका रिसर्च है। तो जैसे आपने जो भी रिसर्च का आपका टॉपिक जो होगा, तो उसमें आप कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपकी टाइमलाइन और फिजिबिलिटी क्या होगी, वो सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। और ये रिसर्च प्रपोजल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके जो भी जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हो या फिर जिस फैकल्टी के अंदर रिसर्च करना चाहते हो उनको क्लैरिफाई दे करता है कि आपके आइडिया क्या है, रिसर्च आपने कहाँ किया है, उसको इजियर करता है। मीन्स बेसिकली ये ऐसे होता है कि आपको जब भी रिसर्च प्रपोजल जो लिखते हो, तो हम एडमिशन के टाइम पे एप्लीकेशन में क्यों अपलोड करते हैं, क्योंकि जो भी आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करने वाला है तो उनको पता चल जाए कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप कैसे प्रकार से रिसर्च कर सकते हो, आप आइडिया कैसे आती है आपको, जो भी रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो उसमें गैप्स कैसे ढूंढते हो आप, ये सब चीजें आपके रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए। तो उससे आगे वाले आदमी को आइडिया आती है कि दिस कैंडिडेट इज मेड फॉर रिसर्च। तो इस प्रकार से आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है। और कितने बड़ा होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल? तो
ज़्यादा से ज़्यादा 2000 वर्ड इज़ ओके, उससे कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी हो गए तो भी इतना कुछ नहीं, लेकिन जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है? तो अब हमें क्या-क्या इंक्लूड करना है रिसर्च प्रपोज़ल में? तो बेसिकली फर्स्ट तो आपका टाइटल होना चाहिए। तो जो भी जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए टाइटल नेसेसरी है। तो अभी आप एमएससी किए हो या फिर एमटेक, एमए जो भी किए हो, तो वो टाइम पे आपका जैसे कि पीएचडी में जो टॉपिक है वो आपको डिफरेंट करना रहेगा, या फिर पीएचडी का टॉपिक और एमटेक का टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट है। कभी-कभी ऐसे होता है कि मैंने एमटेक में जो रिसर्च किया, लेकिन मुझे वो पीएचडी में करना नहीं है, ऐसे मन आता है क्योंकि फेड अप हो जाता है आदमी 2 साल रिसर्च करने के बाद। तो इसकी वजह से अगर आप दूसरे इसमें रिसर्च करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो, ठीक है? या फिर जो आपने मास्टर में रिसर्च किया है, तो उसके बारे में भी आप टाइटल दे सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिटरेचर्स वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हो। तो बेसिकली इस ये तो बस आइडिया देना है आप या जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उनको। और आइडिया देने के बाद आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर सेकंड है कि रिसर्च सुपरवाइज़र। अब ये रिसर्च सुपरवाइज़र कब आता है जब जहाँ पे आपको पता है कि आपके सुपरवाइज़र ये होने वाले हैं, तो वो टाइम पे आपको रिसर्च सुपरवाइज़र के बारे में सब लिखना पड़ता है, जैसे नेम, डिपार्टमेंट, फैकल्टी और स्कूल जो भी है। अब इस टाइम पे आपको अभी तक पता नहीं कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आप बस जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है और जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में लिख सकते हो। फैकल्टी तो बाद में भी डिसाइड हो सकता है। तो उनके बारे में लिखने के लिए लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। आप बस टाइटल लिख सकते हो और रिसर्च सुपरवाइज़र का नाम नहीं लिखे तो भी चलेगा। बस आप इंस्टीट्यूट नेम और डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हो। फिर आता है प्रपोज्ड मोड ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे आपको जो रिसर्च है जिसका आपने टाइटल लिखा है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? कि आप कैसे करने वाले हो, वो क्लोज़ली लिंक टू योर डिसिप्लिन कैसे है, कौन से स्टाइल में, फॉर्मेट में आप रिसर्च करना चाहते हो, जैसे डेटा में होगा या फिर फील्ड रिसर्च हो गया, कंपोज़िशन हो गया या फिर रिटन वर्क हो गया, या फिर आप कंप्यूटेशनल में करना चाहते हो या फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क करना चाहते हो, इस हिसाब से आपको रिसर्च के बारे में लिखना है। फिर आता है एम और ऑब्जेक्टिव। तो एम तो पता ही है कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च, हमें क्या अचीव करना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है ये टॉपिक चूज करने के लिए, ठीक है? या फिर इसमें रिसर्च गैप कौन सी है, करंट रिसर्च गैप कौन सी है, आप इससे क्या टेस्ट करना चाह रहे हो, इसका इसमें क्या प्रूव करना चाह रहे हो या डिसप्रूव करना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये क्लैरिटी आपके एम में आनी चाहिए कि आप इससे आउटकम क्या होगा, ठीक है? आप रिसर्च किसमें करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, यही टॉपिक क्यों, वो क्यों नहीं, ऐसे इसमें क्या रिसर्च गैप है, रिसर्च जो गैप है वो फिजिबल है या नहीं है, आप इसको प्रूव करोगे या डिसप्रूव करोगे, ये सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? फिर ये जो आपका एम है, उसको जाने के लिए आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऐसे रहेगा कि फर्स्ट मैं ये करूँगा, ए पार्ट करूँगा, फिर बी पार्ट करूँगा, तो उसके बाद ये थर्ड पार्ट करूँगा। ठीक है? तो ए, बी, सी के हिसाब से आप लिखोगे। तो जैसे करने वाले हो, जैसे फर्स्ट मैं ए करूँगा, फिर सी करूँगा और फिर बी करूँगा, तो ऐसे नहीं चाहिए रहेगा। अगर ए करने वाले फर्स्ट, सेकंड बी करने वाले हो, थर्ड सी करने वाले हो, तो ए बी सी के हिसाब से लिखो। नहीं तो ऐसे मत लिखना कि सी पार्ट फर्स्ट लिख दिया और बी पार्ट एकदम नीचे लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। सिक्वेंशियली लिखना है जैसे आप करने वाले हो, ठीक है? उसके बाद सिनॉप्सिस लिखनी है, मीन्स जो भी आउटलाइंस है, आपकी समरी है आपके रिसर्च की, मीन्स एज इन इंट्रोडक्शन टाइप का आपको लिखना है कि क्या रिसर्च है, किस टाइप का रिसर्च है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिर बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, ठीक है? कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक के अभी तक के काम हुआ है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में लिखनी पड़ेगी थोड़ी। और
आपका जो भी लिटरेचर रिव्यू होगा, अभी तक के किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, कहाँ तक के काम किया है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी बैकग्राउंड में। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिसर्च कंट्रीब्यूशन, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि व्हाई इज योर रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस वर्थ आस्किंग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मेन है। फिर हाउ इज द करंट रिसर्च लैकिंग और फॉलिंग शॉर्ट, और अभी तक जो लोगों ने रिसर्च किया है वो क्यों लैक कर रहा है, ये सब चीजें, क्योंकि इससे पहले आपने बैकग्राउंड में सारा चीजें बता दिया है कि ऐसे ऐसे रिसर्च किया है, ये रिसर्च गैप है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। ऑब्वियस है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए आप इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपको कंट्रीब्यूशन में आपके डालने हैं, ठीक है, कि व्हाट इम्पैक्ट विल योर रिसर्च हैव ऑन योर डिसिप्लिन, तो आपके डिसिप्लिन के हिसाब से कहाँ ये आएगा, ये सब चीजें आपको लिखनी है रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। आपका जो भी रिसर्च का इनोवेटिव और ओरिजिनल आइडिया जो भी होगा वो लिखना है। फिर ये सब लिखने के बाद आपको ऐसी लिंक बनानी है कि आपका जो रिसर्च एरिया है और जो भी फैकल्टी आपके जो भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उनसे रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन आप केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस कंट्रोल के फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऐसे एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है कि एज यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टिल यू हैव स्टडीड system and control. So how that system and control is important and it is a part of the chemical engineering and why you are applying here. So ऐसे आपको एक लिंक बनाना है, उस हिसाब से आपको आपका रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। फिर प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी जो होगी रिसर्च की, उसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा थोड़ा, कि मैं ये मेथड यूज करूंगा, ऐसे लिमिटेशन है प्रीवियस मेथड में, इसकी फिजिबिलिटी ऐसे है, ऐसे कंस्ट्रेंट है, ये सब चीजें आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी। फिर आता है वर्क प्लान, तो आप प्लान कैसे करोगे आपका वर्क, आपके क्रिटिकल कंपोनेंट रिसर्च प्रपोजल में क्या है, इंडिकेट क्या करेंगे, टाइम फ्रेम कितना लगेगा, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने एबीसी 3-4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो आपका ऐसे होगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 साल में होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव को 2 साल भी लग सकते हैं, तीसरे ऑब्जेक्टिव को 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते, कितना भी लग सकता है। तो हमेशा आपका टाइमलाइन आपको प्रिपेयर करना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 साल में हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव 1.5 ईयर्स या कुछ जैसे आपको लगता है कि कितने टाइम में खत्म होगा, उस हिसाब से आपको टाइमलाइन ऑब्जेक्टिव की प्रिपेयर करनी है। फिर जो भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं उसके बारे में बता सकते हो, लेकिन ये आप एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे रिसोर्सेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसे ना रिसोर्सेस मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रिसोर्सेस डालते हैं मोस्टली, लेकिन आप इसके लिए कर रहे हो एप्लीकेशन करने के लिए, तो इसमें रिसोर्सेस डालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में आएगा रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ से भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम उठा रहे हो तो उसके लिए रेफरेंसेस जरूर है, क्योंकि आप वहाँ पे रिसर्च गैप लिखने वाले हो और उसमें आप बोल भी रहे हो कि ऐसे ऐसे लिटरेचर में रिसर्च गैप है, इसलिए आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मेरा मानना यही है कि मोस्टली आपका जो भी मास्टर का प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आप लिखोगे तो ऑलरेडी आपको आइडिया रहेगी, आपने ऑलरेडी उसके ऊपर लिटरेचर सर्वे किया रहेगा और ऑलरेडी आपका डिफेंस हो चुका रहेगा, तो आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या रिसर्च गैप है, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसके डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।